हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साहित्य चिंतन के बारे में। तो आज की ये वीडियो एनईपी के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है, इट डजेंट मैटर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या फिर ऑनर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ वही सेम क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है, यानी कि 4 इकाइयाँ पढ़नी है, और हर एक यूनिट के अंदर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है। जैसे अगर मैं यूनिट फर्स्ट की बात करूं तो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है काव्य की प्रमुख आधुनिक विधाओं का सामान्य परिचय। इसके अंदर आपको आख्यान परक कविता, प्रगीतात्मक कविता, मुक्त छंद और छंद मुक्त कविता और नवगीत के बारे में जानने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड के बारे में, जिसका नाम है गद्य की प्रमुख आधुनिक विधाओं का सामान्य परिचय। इसके अंदर बेसिकली आपको उपन्यास, नाटक, निबंध और कहानी जैसे आधुनिक विधाओं के बारे में जानने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर अन्य भी विधाएं हैं, जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृतांत। तो इनके ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर थर्ड है जिसका नाम है आलोचना के अवधारणात्मक पदों का सामान्य परिचय। तो इसके अंदर बेसिकली आपको लोक मंगल की अवधारणा, पुनर्जागरण, आधुनिकता और आधुनिकता बोध, अनुभूति की प्रामाणिकता, इन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम है आलोचना के अवधारणात्मक पदों का सामान्य परिचय 2, यानी कि ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर आपको बिंब, प्रतीक, मिथक और विसंगति और विडंबना के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये तो हमने बात की सिलेबस के बारे में, जिसके अंदर आपको टोटल 4 यूनिट पढ़नी है, और हर एक यूनिट के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये टोटल आपका 75 नंबर का पेपर आता है, जिसमें आपको पूरा पेपर करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं सभी को करना आपके लिए कंपलसरी होता है, लेकिन हर एक क्वेश्चंस के अंदर आपको एक अथवा पार्ट देखने को मिलेगा, यानी कि आपको चॉइस देखने को मिलेगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपके पास ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारे की सारी ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है काव्य की प्रमुख आधुनिक विधाओं का सामान्य परिचय। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है वो बेसिकली पूछा जाता है प्रगीतात्मक कविता के बारे में। जिस प्रगीतात्मक कविता के बारे में कि आखिर ये प्रगीतात्मक कविता होती क्या है, इसके कितने महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, उसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ये प्रगीतात्मक कविता होती क्या है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, यानी कि परिचय लिखेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि प्रगीतात्मक कविता हिंदी काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विधाओं में से एक है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रगीत का अर्थ होता है ऐसी कविता जिसके अंदर कवि अपने व्यक्तिगत भावों को, अनुभूतियों को, संवेदनाओं को संगीतमय तरीके से, यानी कि म्यूजिकल वे में व्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की जो कविताएं होती हैं, इसके अंदर बेसिकली कवि के मन की भावनाएं प्रमुख होती है, और इसमें कथा या घटना की अपेक्षा भाव और संगीत का अधिक महत्व होता है, यानी कि इसमें संगीत और भावों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं,
और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी छायावादी कवि हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में ज़्यादातर प्रगीतात्मक कविताओं का यूज़ किया है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितने भी छायावादी कवि हैं वो प्रगीतात्मक कवि के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं प्रगीतात्मक कविता के प्रमुख तत्वों के बारे में, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं जो कि इसे एक अलग ही पहचान देते हैं, यानी कि इसको प्रगीतात्मक कविता बना देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति के बारे में, यानी कि ये जो प्रगीतात्मक कविताएं होती है इसके अंदर व्यक्तिगत भावनाएं शामिल होती हैं। इसके साथ ही इसका जो दूसरा तत्व है वो है संगीतात्मकता, यानी कि इस प्रकार की जो कविताएं होती हैं उसको बिल्कुल एक संगीतमय तरीके से, यानी कि एक म्यूजिकल वे में लिखा जाता है ताकि जो पढ़ने वाला है उसको भी पढ़ते समय बिल्कुल एक म्यूजिक की तरह इसको पढ़ा जा सके। तो इसके बाद इसका जो तीसरा तत्व है वो है भावुकता और संवेदनशीलता। इसके बाद इसका चौथा तत्व है संक्षिप्तता, यानी कि इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं होता बल्कि ये संक्षिप्त होता है, शॉर्ट होता है। तो इसका जो अगला तत्व है वो है कल्पनाशीलता, यानी कि इसके अंदर जो कवि होता है वो अपनी कल्पनाओं को भी शामिल करता है। इसके बाद इसका जो अगला तत्व है प्रकृति चित्रण, यानी कि इसके अंदर जो कवि होता है, जो पोइट होता है वो अपनी कविताओं में प्रकृति की सुंदरता का भी वर्णन करता है। इसके अलावा इसका जो अगला तत्व है वो है आत्म अभिव्यक्ति, यानी कि जो इसमें कवि होता है वो अपने सुख दुख, आशा निराशा और अपने अनुभवों को भी इसके अंदर व्यक्त करता है, अपने अनुभवों को भी इसके अंदर शामिल करता है। इसके अलावा इसका जो अगला तत्व है वो है लय और मधुरता। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सौंदर्य बोध के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्रतीक और बिंदुओं के प्रयोग के बारे में। तो ये सभी हैं प्रगीतात्मक कविता के प्रमुख तत्व। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पहले तत्व के बारे में जो कि है व्यक्तिगत अनुभवों की अभिव्यक्ति। तो मैं आपको बता दूं कि प्रगीतात्मक कविता में जो कवि होते हैं वो अपने व्यक्तिगत अनुभवों और अपने भावों को व्यक्त करते हैं अपनी कविता में। और इसके अलावा इसमें प्रेम, दुख, आनंद और इसके अलावा प्रकृति के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं वो उनकी कविताओं में दिखाई देती है। इसके अलावा जो कवि का मन होता है और जो उसकी अनुभूतियाँ होती है वो इस कविता का मुख्य आधार होता है। और इससे जो कविता होती है वो काफ़ी ज़्यादा भावपूर्ण बनती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनती है। तो इसके बाद जो इसका अगला तत्व है वो है संगीतात्मकता। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की जो कविताएं होती है इसकी जो मेन फीचर होता है, इसकी जो मुख्य विशेषताएं होती है वो इसका संगीतमय स्वरूप होता है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो कविताएं होती है उसमें शब्दों का चयन और जो लय होता है वो ऐसा होता है कि कविता पढ़ते समय जो रीडर होता है, यानी कि जो पाठक होता है, वो मधुरता और ताल का अनुभव करता है और यही संगीतमयता पाठकों को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो इसके बाद इसका जो अगला तत्व है वो है भावुकता और संवेदनशीलता। तो मैं आपको बता दूं कि प्रगीतात्मक कविताओं में भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति होती है, यानी कि इसके अंदर जो कवि होता है वो अपनी संवेदनाओं को बहुत ही कोमल और प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है, प्रेजेंट करता है, जिससे जो रीडर होता है वो कविता को पढ़कर भावात्मक रूप से उससे जुड़ पाता है और इससे जो कविता होती है उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। तो इसके बाद इसका जो अगला तत्व है वो है संक्षिप्तता। तो मैं आपको बता दूं ये जो प्रगीतात्मक कविताएं होती है ये ज़्यादातर तो छोटी और संक्षिप्त में होती है, यानी कि ज़्यादा लेंदी नहीं होती। इसके अंदर कम वर्ड्स के अंदर ही गहरे भावों को व्यक्त किया जाता है और इसमें जो कवि होता है वो सीधे अपनी मन की बात कहता है और यही संक्षिप्तता इस कविता को काफ़ी ज़्यादा प्रभावशील बनाती है। तो इसके बाद इसका जो अगला तत्व आता है वो है कल्पनाशीलता। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की जो कविताएं होती है इसके अंदर जो कवि होता है वो अपनी कल्पना शक्ति का सुंदर तरीके से प्रयोग करता है, यानी कि यूज़ करता है। इसके अंदर प्रकृति, प्रेम और जीवन के विभिन्न रूपों को कल्पनात्मक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है और कल्पना कविता को सुंदर और आकर्षक बनाती है। तो इसके बाद जो इसका जो अगला महत्वपूर्ण तत्व है वो है प्रकृति चित्रण, यानी कि इसके अंदर बेसिकली प्रकृति को विशेष महत्व दिया जाता है। यानी कि इस प्रकार के कविता के अंदर जो कवि होता है वो प्रकृति के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, प्रेजेंट करता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की कविता के अंदर जो लेखक होता है, जो पोइट होता है, वो प्रकृति, यानी कि प्रकृति के अंदर जो भी चांद, फूल, बादल, वर्षा और जो ऋतुओं का परिवर्तन है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट करता है और इससे कविता में सौंदर्य बढ़ जाता है। तो इसके बाद इसका जो अगला तत्व है वो है आत्म अभिव्यक्ति। तो मैं आपको बता दूं कि ये कविता, इसके अंदर जो कवि होता है वो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करता है, सीधे अभिव्यक्त करता है और इसमें जो कवि होता है वो अपने सुख दुख, आशा निराशा और अनुभवों को खुलकर व्यक्त करता है।
और इसीलिए इस प्रकार की कविता को आत्म अभिव्यक्ति की कविता भी कहा जाता है। तो प्रगीतात्मक कविता का जो अगला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है लय और मधुरता। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रगीतात्मक कविताएं होती है इसके अंदर लय और मधुरता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें शब्दों की व्यवस्था ऐसी होती है कि कविता सुनने में मधुर लगे, यानी इसके अंदर यही गुण इसे प्रभावशील बनाता है। इसके बाद जो इसका अगला तत्व है वह है सौंदर्य बोध, यानी कि इस प्रकार की जो कविताएं होती हैं इसके अंदर सौंदर्य और कोमल भावनाओं को सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। और इसके अंदर जो कवि होता है वो जीवन, प्रकृति, प्रेम और इनकी सुंदरता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करता है। तो इससे जो रीडर होता है यानी कि जो पाठक होता है उसके मन में आनंद और संवेदना उत्पन्न होती है। तो इसके बाद इसका जो अगला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है बिंब और प्रतीकों का प्रयोग। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रगीतात्मक कविताएं होती है इसके अंदर भावों को प्रभावशील बनाने के लिए प्रतीक और बिंबों का यूज किया जाता है। जो कवि होता है वो प्रकृति और वस्तुओं के माध्यम से अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करता है और इससे जो कविता होती है वो अधिक कलात्मक बनती है। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में, यानी कि इसके निष्कर्ष के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्रगीतात्मक कविता भाव, संगीत और कल्पना का सुंदर समन्वय है, यानी कि तालमेल है। इसके अंदर इन तीनों का ही अच्छा तालमेल देखने को हमें मिलता है। और इसके अलावा इसमें जो कवि होता है वो अपने मन की अनुभूति को मधुर और प्रभावशील तरीके से प्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है। और इसीलिए अपनी संगीतात्मकता, संवेदनशीलता और सौंदर्य की वजह से ये जो प्रगीतात्मक कविताएं होती है ये हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विधा मानी जाती है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है वो बेसिकली पूछा जाता है नाटक के ऊपर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमसे यही पूछा गया है कि नाटक को पंचम वेद माना जाता है, इस कथन के आलोक में नाटक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि इसके अंदर बेसिकली हमें ये बताना है कि नाटक को पंचम वेद क्यों माना जाता है और इसके साथ ही हमें ये भी बताना है कि नाटक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमें बताना क्या है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो हम अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, यानी कि परिचय लिखेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि नाटक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली गद्य विधा है। तो एक होती है पद्य विधा और एक होती है गद्य विधा। पद्य विधा के अंदर हमारी कविताएं आती हैं और जो पद्य विधा होती है उसके अंदर हमारी स्टोरीज आती है, निबंध आते हैं, नाटक आते हैं, उपन्यास आते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो नाटक है वो हमारी क्या है, एक गद्य विधा है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो नाटक शब्द है इसका मतलब होता है अभिनय के माध्यम से जीवन का प्रस्तुतिकरण। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नाटक के अंदर कहानी, पात्र, संवाद, संगीत यानी कि म्यूजिक, अभिनय यानी कि एक्टिंग का एक सुंदर समन्वय यानी कि तालमेल देखने को हमें मिलता है। क्योंकि एक नाटक के लिए कहानी का होना, पात्र का होना, एक अच्छा संवाद होना, संगीत का होना और एक्टिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारे क्या हैं, एक नाटक के प्रमुख अंग है, तत्व हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नाटक होता है उसको हम मंच पे देखते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नाटक केवल पढ़ने की नहीं बल्कि मंच पर प्रस्तुत करने की विधा होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय आचार्य भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम था नाट्य शास्त्र, इसके अंदर उन्होंने नाटक को पंचम वेद यानी कि पांचवा वेद कहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अंदर 4 वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसके अलावा जो भरत मुनि हैं उन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र के अंदर नाटक को 5वां वेद यानी पंचम वेद कहा है, क्योंकि उनका मानना था कि नाटक में चारों वेदों का सार सम्मिलित होता है और ये समाज के सभी वर्गों के लिए ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन का साधन है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने नाटक को पंचम वेद यानी कि 5वां वेद कहा है, क्योंकि नाटक के माध्यम से हम समाज के सभी वर्गों को एक नैतिक संदेश, सामाजिक संदेश दे सकते हैं और इसके साथ ही ये मनोरंजन और ज्ञान का भी एक अच्छा साधन है, माध्यम है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नाटक को पंचम वेद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चारों पुरुषार्थ का चित्रण मिलता है और ये समाज को ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करता है। तो और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नाटक के अंदर संगीत यानी कि म्यूजिक, अभिनय यानी कि एक्टिंग, संवाद यानी कि डायलॉग, भाव और रस
इस सभी कलाएं शामिल होती है, इसीलिए नाटक को संपूर्ण कला भी माना जाता है। तो ये तो अभी तक हमने बात की कि नाटक को पंचम वेद क्यों कहा जाता है और इसके अलावा नाटक क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है अभिनय प्रधान विधा, यानी कि इसके अंदर जो अभिनय होता है, एक्टिंग होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता है संवाद प्रधानता, यानी कि यहाँ पर डायलॉग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी एक इसकी प्रमुख विशेषता है। तो इसकी तीसरी विशेषता है कथानक, यानी कि इसके अंदर स्टोरी को पूरी तरीके से लाइन वाइज कंटिन्यू किया जाता है। इसके बाद इसकी चौथी विशेषता है पात्र और चरित्र निर्माण, तो क्योंकि नाटक के अंदर पात्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी पांचवी विशेषता है रस और भावों की प्रधानता, क्योंकि नाटक के अंदर विभिन्न प्रकार के रसों और भावों को यूज़ किया जाता है। तो उसकी छठी विशेषता है लोक जीवन का चित्रण। तो नाटक के अंदर बेसिकली समाज की समस्याओं, संघर्षों और जो जीवन के मूल्य हैं, यानी कि लाइफ लॉन्ग जो लेसन्स होते हैं, जो मॉरल्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया जाता है नाटक के माध्यम से। तो ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इसकी सातवीं विशेषता है मनोरंजन और शिक्षा। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि नाटक के माध्यम से शिक्षा भी प्रदान की जाती है और ये एक मनोरंजन का भी माध्यम है। इसकी नवीं विशेषता है भाषा की सरलता, यानी कि इसमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आम बोलचाल की भाषा का यूज़ किया जाता है ताकि ऑडियंस अच्छे से नाटक को समझ सके। तो इसकी अगली विशेषता है दृश्यात्मकता। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है अभिनय प्रधान विधा। तो मैं आपको बता दूं कि नाटक की सबसे बड़ी विशेषता उसका अभिनय यानी कि एक्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर पात्रों के माध्यम से घटनाओं को और भावनाओं को मंच पर प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और अभिनय के कारण ही नाटक अधिक जीवंत यानी कि रियल लगता है और प्रभावशाली बनता है। और इसमें जो दर्शक होते हैं वो घटनाओं को प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली रूप से एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो इसीलिए नाटक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका अभिनय है, यानी कि एक्टिंग है। तो इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता है संवाद प्रधानता। तो मैं आपको बता दूं कि नाटक के अंदर संवादों यानी कि डायलॉग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। पात्रों के बीच में जो बातचीत होती है, इसके माध्यम से कथा जो होती है यानी जो स्टोरी होती है वो आगे बढ़ती है, और जो संवाद होता है वो पात्रों के यानी कि जो भी उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं उसके विचारों को, उनके भावनाओं को और उनके स्वभाव को प्रेजेंट करता है, स्पष्ट करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितना अच्छा संवाद होगा नाटक उतना ही रोमांचक और प्रभावशाली बनेगा। तो इसीलिए नाटक की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो उसका संवाद है। तो उसके बाद इसकी जो तीसरी विशेषता है वह है कथानक। तो मैं आपको बता दूं कि नाटक के अंदर एक सीरियल वाइज कथा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो कथानक होता है वो कथानक के अंदर बेसिकली प्रारंभ, मध्य और एंडिंग, इन सब चीज़ों को स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है, और घटनाओं का जो विकास होता है वो इस तरीके से होता है कि दर्शकों की रुचि इसमें बनी रहती है। तो इसीलिए जितना अच्छा कथानक होगा स्टोरी उतनी ज़्यादा दिलचस्प होगी और जो ऑडियंस होंगे वो एंड तक बने रहेंगे। तो इसके बाद नाटक की जो अगली विशेषता है वो है पात्र और चरित्र चित्रण। तो मैं आपको बता दूं कि नाटक के अंदर अलग अलग पात्र होते हैं जो कि कहानी को जीवंत यानी कि बिल्कुल रियल बनाते हैं, और पात्रों का जो स्वभाव होता है, जो उनका बिहेवियर होता है और जो उनकी भावनाएं होती है, उनका चित्रण संवाद और अभिनय के माध्यम से किया जाता है, यानी कि एक्टिंग के माध्यम से उनको प्रेजेंट किया जाता है, उनकी भावनाओं को, उनके व्यवहार को। और जितने अच्छे पात्र होंगे कहानी उतनी ज़्यादा प्रभावशाली बनेगी। तो इसीलिए पात्र और चरित्र चित्रण नाटक की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसकी अगली विशेषता के बारे में, जो कि है रस और भावों की प्रधानता। तो मैं आपको बता दूं कि नाटक के अंदर श्रृंगार रस, वीर रस, करुणा रस, हास्य रस, इन सभी रसों का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो नाटक होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनता है और ऑडियंस भी उसको अच्छे से देखती है, वॉच करती है और समझती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रसों के कारण दर्शकों यानी कि जो ऑडियंस होते हैं उनके मन में भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है, और यही भावनात्मकता नाटक को आकर्षक बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है। तो इसीलिए भाव और रस की प्रधानता ये नाटक की एक प्रमुख विशेषता है। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी अगली विशेषता के बारे में, जो कि है लोक जीवन का चित्रण। तो मैं आपको बता दूं कि नाटक के अंदर समाज, संस्कृति और मानव जीवन का यथार्थ यानी कि बिल्कुल रियल चित्रण किया जाता है। इसके अंदर सामाजिक समस्याओं, संघर्षों और जीवन के मूल्यों को प्रेजेंट किया जाता है नाटक के थ्रू। इस प्रकार जो नाटक होता है वो समाज का एक दर्पण बन जाता है, यानी कि समाज की समस्याओं को, उनके चीज़ों को, संघर्षों को वो प्रेजेंट करता है नाटक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नाटक समाज की समस्याओं, उनके संघर्षों और जीवन के मूल्यों को प्रेजेंट करता है। तो इसके बाद इसकी जो अगली विशेषता है वो है मनोरंजन और शिक्षा।
तो मैं आपको बता दूं कि नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं होता, बल्कि ये हमें शिक्षा भी देता है और हमें प्रेरणा भी देता है। इसके माध्यम से जो नैतिकता होती है, जो मानवता होती है और जो सामाजिक चेतना जैसे संदेश दिए जाते हैं ऑडियंस को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसीलिए नाटक को समाज सुधार का एक माध्यम भी माना जाता है। तो ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है। तो उसके बाद इसकी जो अगली विशेषता है वो है भाषा की सरलता। तो मैं आपको बता दूं कि नाटक की जो भाषा होती है, यानी कि जो लैंग्वेज होती है, वो बहुत ज़्यादा सरल रखी जाती है। बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा का इसमें यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर जो भाषा होती है वो ऐसी होती है कि जो दर्शक होते हैं, यानी कि जो ऑडियंस होती है या फिर जो पाठक होते हैं, वो उनको आसानी से समझ पाते हैं। और सरल भाषा नाटक को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना देती है। तो इसीलिए भाषा की सरलता नाटक की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसकी जो अगली विशेषता है वो है दृश्यात्मकता। तो मैं आपको बता दूं कि नाटक में घटनाओं को केवल बताया नहीं जाता, बल्कि मंच पर प्रेजेंट किया जाता है, उसको दिखाया भी जाता है। तो ये दृश्य माध्यम भी है। अब मैं आप और यही दृश्यात्मकता नाटक को लोकप्रिय बनाता है, यानी कि पॉपुलर बनाता है। सो आई होप आपको सारे के सारे विशेषताएं अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में, यानी कि इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि नाटक एक ऐसी विधा है जिसके अंदर हमें साहित्य, संगीत, अभिनय और कला का एक सुंदर समन्वय, यानी कि तालमेल देखने को मिलता है। इसी कारण की वजह से भरत मुनि ने इसे पंचम वेद, यानी कि पांचवा वेद कहा है। और अपनी मंचीयता, संवाद, अभिनय और सामाजिक उपयोगिता की वजह से ही नाटक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विधा है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर एंड होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है साहित्य चिंतन। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस PDF के अंदर आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन 2 ग्रुप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि SOL से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। इसके अलावा मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारे वेबसाइट का लिंक, जिससे कि अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो, इसके बाद आपको मिलेगा लेटेस्ट सिलेबस। और सिलेबस के बाद हमने आपको प्रोवाइड किया है एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्ज़ाम पैटर्न ही बताया कीजिए, जिससे कि हमें ये नॉलेज हो सके कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और कितने टाइम में हमें पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। और इसके बाद यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। और इसके साथ ही इसके जो आंसर्स हैं वो एकदम एक्यूरेट हैं। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स खत्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।